नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार, वतन की आवाज़ में आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी या ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2? लगातार सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है या ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन इसका संस्थापक कौन था? कांग्रेस पार्टी के स्थापना में 28 ब्रिटिश अधिकारी क्या कर रहे थे? अगर कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बनी थी तो? ऐसे तो कांग्रेस के संस्थापक ब्रिटिश इंडिया के क्रूर अफसर ह्यूम को माना जाता है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात से इनकार करती रही कि वो हमारा संस्थापक नहीं है। अगर वो कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे तो उस सदस्य उसे सदस्य भी क्यों बनाया गया, जबकि वो एक क्रूर ब्रिटिश अधिकारी था, जबकि वो ब्रिटिश शासन के अधीन काम करने वाले 131 भारतीय सिपाहियों की निर्ममता से हत्या करने में शामिल था। एक समय ऐसा भी थे जब कांग्रेस के संस्थापक को साड़ी पहनकर भागना पड़ा था। इसका इस पूरी इस पूरी परिप्रेक्ष्य को हम 3 वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम जानते हैं पहले पार्ट 1। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। जैसे कि आज तक मिले सारे साक्ष्यों में बताया जाता है कि ह्यूम ही कांग्रेस के संस्थापक था, जिसने कहा 1885 में कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कहने पर किया था। क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कहने पर इस कांग्रेस की स्थापना किया गया, ताकि 1857 में जो जो ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन और गुस्सा लोगों में था, उसको शांत करने की किया जाए, ताकि दोबारा 1857 जैसी घटनाएं को दोहराया ना जा सके। तो पहले हम जानते हैं कि ह्यूम कौन था। तो ह्यूम 1849 में भारत आए थे। वो ब्रिटिश सरकारी के कर्मचारी थे, इसलिए उन्हें भारत में पोस्टिंग दी गई। भारत आते ही उन्हें बंगाल सिविल सर्विस के तहत उत्तर पश्चिम पूर्वी सिंह के इटावा जिले में भेजा गया। यह जिला उत्तर प्रदेश में आता है। इस समय यहाँ 1849 से लेकर 1867 तक वो जिला अधिकारी रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल फूका गया, जो कि हम सभी जानते हैं आज तक, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके उसके सबसे क्रूर जो अधिकारी थे, जिसने 131 लोगों को लटका दिया, उसमें से ह्यूम एक थे। इटावा से कुछ दूर स्थित मेरठ में ही सैनिक का पहला विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीय सैनिक थे और उन्हें पता चला कि उनकी वो दी जाने वाली जो बंदूक है, और बंदूकों के जो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है, और वह धार्मिक भावना को आहत करता है, इसीलिए यह विद्रोह का कारण बना था। मेरठ के आसपास के सभी जिलों को ब्रिटिश सरकार ने उस समय असुरक्षित घोषित कर दिया था। इटावा में मौजूद ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने ह्यूम पर हमला करने का प्लान बनाया, लेकिन ह्यूम को यह पहले से पता चल गया, इसलिए उसे उन्होंने अपने घर से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर छुपने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने साड़ी पहनी और गांव की महिला का भेष बनाकर सिपाहियों से बचकर भाग निकले। इटावा से वो आगरा की ओर गए और एक सुरक्षित जगह पर 7 दिनों तक छुप कर रहे। यहाँ से वो आगरा के किले में करीब 6 महीने तक शरणार्थी बन कर रहे थे। अब इतने एक के बाद थोड़ा सा उनका योगदान भी जान लेते हैं कि उनका योगदान क्या था। इटावा में बनाया गया जुवेनाइल सुधार गृह। ह्यूम हमेशा सुधार का प्रयास करते रहे। जब वो इटावा में जिला अधिकारी थे तो उन्होंने प्राइमरी शिक्षा को मुफ्त मुफ्त में सभी के लिए उपलब्ध करवा दिया। पुलिस विभाग में भी उन्होंने काफी सुधार किए, और कानूनी विभाग को सही तरीके से चलने के लिए उन्होंने कुछ बदलाव किए, लेकिन इस क्षेत्र में चल रहे सारे गुरुकुल को बंद करवा दिया। और उनका मानना था कि यहीं से ही जो भारत के लिए आंदोलन की रास्ता तैयार होता है। ह्यूम को पक्षियों के पंख इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उन्होंने इस विषय पर किताब भी लिखी है, जहां हजारों अलग अलग प्रजातियों का जिक्र है। ये 82,000 स्पेसिमेन ब्रिटिश म्यूजियम को भेंट में दिए गए थे। लेकिन कांग्रेस इसको
मानती है कि ये ह्यूमन नहीं कांग्रेस के मूल संस्थापक नहीं थे, जैसा कि कांग्रेस का मानना है। पार्टी के 125वें साल की वर्षगांठ पर 2 खंडों में जारी एक पुस्तक कांग्रेस एंड मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन में ह्यूमन को कांग्रेस के संस्थापक नहीं माना गया। कांग्रेस की स्थापना के 125वें साल के पूरे होने पर एक अजीब सवाल पैदा हुआ कि कांग्रेस के असली संस्थापक कौन, और यह सवाल किसी राजनीतिक इतिहासकार की उपज नहीं थी, बल्कि वह खुद कांग्रेस ने अपना इतिहास जारी किया। उसमें ह्यूमन को पार्टी के संस्थापक के रूप में पेश नहीं किया गया, क्योंकि उनको पता था कि अगर इनको पेश किया जाएगा तो 1857 की मामले भी उभर आएंगे और 131 सैनिकों की हत्या की मामला भी कांग्रेस के सिर पे मढ़ दिया जाएगा। पार्टी के 125 साल की वर्षगांठ पर 2 खंडों में जारी पुस्तक कांग्रेस मैक इंडियन नेशन के पार्टी के उदय का जिक्र करने वाले अध्याय में ब्रिटिश प्रशासक एओ ह्यूम का जिक्र बॉम्बे के प्रथम अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों में से एक के प्रतिनिधि के तौर पर किया गया, जबकि वो माने जाते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक थे। इमरजेंसी ऑफ द इंडियन नेशन नाम से लिखे गए इस अध्याय में ह्यूम का नाम पार्टी के मुख्य संस्थापक के रूप में दर्ज नहीं है। कांग्रेस के इस आधिकारिक इतिहास में कहा गया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, जिसे डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ह्यूम के बारे में इसमें अध्याय में कहा गया है कि एक स्कॉटमैन जिनका नाम एओ ह्यूमन था और जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे, उन 72 प्रतिनिधियों में शामिल थे। अब सवाल उठता है कि आखिर वो इन 72 प्रतिनिधियों में शामिल क्यों थे। पार्टी ने यह माना कि ह्यूम ने कांग्रेस को संगठित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस का संस्थापक नहीं कहा गया। कांग्रेस के उदय से ठीक पहले की परिस्थिति का जिक्र करते हुए कहा गया कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन बनाई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जुलाई 1876 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। पुणे में एम.जी. रानाडे ने 1884 में सार्वजनिक सभा का गठन किया, जबकि 1884 एवं 1885 में मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इस सबसे एक अखिल भारतीय संगठन बनने की जमीन तैयार हुई थी। इस पूरी कथा के जरिए कांग्रेस ये बचते दिख रही है कि 1857 के जो कातिल थे 131 सैनिकों का, वो उनका संस्थापक था। लेकिन आगे मनी कंट्रोल में लिखे मनोज ज्वाला के आर्टिकल से यह पता चलता है कि कांग्रेस न ही सिर्फ 131 कातिलों के संस्थापक 131 कातिलों के जो कसूरवार थे उनको संस्थापक सदस्य था कांग्रेस का, बल्कि जो कांग्रेस की जन्म हुआ है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पार्ट 2 के रूप में हुआ है और उसमें बहुत बड़ा निहित स्वार्थ था। 1857 की जो घटनाएं थी और पूरे देश में गुस्से की उबाल थी, उसे दबाने के लिए एक संस्था के रूप में कांग्रेस पार्ट 2 जो कि इंडियन वर्जन था उसको तैयार किया गया, ताकि कुछ लोग उनमें से विरोध करें और वो समझे कि ये हमारा ही लोग हैं। अपने देश में स्वतंत्रता के अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना एक अंग्रेज के हाथों किया जाना उतना ही कौतूहल का विषय है जितना यह 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना के लिए देश भर से बॉम्बे पहुंचे तमाम प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ में एवं के साथ ब्रिटिश शासन के 28 प्रशासनिक अधिकारी का भी मौजूद रहना। मालूम हो कि कांग्रेस की स्थापना करने वाले वह अंग्रेज स्वयं ब्रिटिश शासन का एक क्रूर प्रशासनिक अधिकारी था, जो सन 1857 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था और सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भीषण आक्रामकता के दौरान अपनी जान बचाने के लिए स्त्री भेष धारण करके जैसे तैसे भाग खड़ा हुआ था। वह अधिकारी इतना क्रूर था कि 6 महीने बाद आगरा से पुनः वह इटावा लौटने पर 131 विद्रोही को फांसी पर लटका दिया था। बाद में ब्रिटिश सरकार की नौकरी से सेवानिवृत्ति के 3 साल बाद एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन नामक वही अंग्रेज प्रशासक भारतीयों के लिए परिश्रम पूर्वक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना कर वर्षों तक उसका महासचिव बना रहा।
वह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसके गहरे निहितार्थ थे। नागरिक प्रशासन के अलावा कृषि मामले के विशेषज्ञ कहे जाने वाले एवं सेवानिवृत्त ब्रिटिश शासन के विरोधी और शासित शोषित भारतीय हितैषी बन गए। ऐसी बात नहीं कि, बल्कि सच तो यह है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में 1857 की पुनरावृत्ति न हो, इसकी सुनियोजित व्यवस्था के तौर पर ब्रिटिश हुक्मरानों की राय से उनको साम्राज्य के हितोपशन हेतु ह्यूम ने योजना पूर्वक काफी सोच समझ कर कांग्रेस की स्थापना की थी। इस तथ्य और तर्क की पुष्टि ह्यूम की जीवनी लिखने वाले उनके सहयोगी विलियम बेडनबर्ग की पुस्तक से होती है। बेडनबर्ग ने लिखा है कि सेवानिवृत्ति के पूर्व ह्यूम को विभिन्न स्रोतों से ऐसी प्रामाणिकता जानकारी मिल गई थी कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध फिर से भयानक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वे प्रमाण जिनसे उन्हें भीषण खतरनाक भय का ज्ञान हुआ, 7 बड़े-बड़े वॉल्यूम में दर्ज थे, जिनमें 30,000 से अधिक सूचनाएं संकलित थी। उन सूचनाओं में से उन्हें यह ज्ञात हुआ था कि आम लोग असंतोष की भावना से उबल रहे हैं, जिन्हें तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा विश्वास होने लगा था कि उन्हें शासन के विरुद्ध कुछ करना चाहिए। ह्यूम ने यह महसूस किया कि भारतीयों के उसके असंतोष को के भीतर और भीतर के सुलगने नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें शांतिपूर्वक विसर्जित हो जाने के लिए एक लेफ्टी सेफ्टी बॉल्व का निर्माण करना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने भी कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि और ह्यूम की तत्संबंधी मंशा के संबंध में इस तथ्य को और स्पष्ट कर दिया है कि भारत में उभर रहे राष्ट्रवाद को संभावित परिणामों से घबरा कर ब्रिटिश हुक्मरानों ने ह्यूम के हाथों कांग्रेस नामक एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना कराई, ताकि राष्ट्रीयता के उभार को ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी होने के बजाय सहयोगी बना लिया जाए। उन्होंने साफ साफ लिखा कि कांग्रेस की स्थापना डॉक्ट्रिन की दिमागी उपज थी। यहाँ के यह भी गौरतलब है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले ब्रिटिश शासन विरोधी राष्ट्रीयता आकार देने लगी थी, जो कि 1857 में कुचल दिए जाने के बावजूद साधु संतों द्वारा दिए किए जा रहे थे, जन जागरण से व्यापक होती जा रही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज अंग्रेजी शासन, शिक्षण और ईसाई धर्मांतरण के विरुद्ध मोर्चा खोल चुका था। ह्यूम के जीवन का बेडरमन ने आगे लिखा है, उससे इस सत्य की पुष्टि भी हो जाती है कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष के कारण पुनः विद्रोह की भावना फैलती जा रही थी। बेडरमन, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लिखते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देश भर में साधु महात्मा इस प्रकार से असंतोष फैलाने में सक्रिय थे कि देखिए, बेडरमन की पंक्तियों का यह अनुवाद कुछ धर्मगुरु साधु महात्मा जो ह्यूमन के संपर्क में आए थे, यह कहते थे कि उन जैसे लोग ह्यूमन जैसे जिनकी सरकार तक पहुंच है की तरफ से सुधार और आम शिकायतों को लेकर कुछ किया जाना चाहिए, अन्यथा बहुत भीषण भयंकर उपद्रव खड़े हो जाएंगे। सन 1857 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संग्राम के दौरान भाग खड़ा होने वाला ब्रिटिश हुक्मरानों की नजर में कायर सिद्ध हो चुके ह्यूमन ने पुनः निर्मित वैसी परिस्थिति में अपनी छवि चमकाने के लिए काफी सोच समझ कर ब्रिटिश शासन के 1857 जैसी विद्रोहपूर्ण स्थिति की पुनरावृत्ति से बचाने की योजना पर ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मुहर लगवाकर वायसराय की सहमति से कांग्रेस नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना को अंजाम दे दिया। उस हेतु उसने लगभग 2 वर्ष तक भारत भर में घूम-घूम कर, चुन-चुन कर अंग्रेजी राजभक्त, प्रभावशाली और राजनीतिक प्रेमी लोगों को जमा किया। 27 सितंबर 1985 को उन्हीं सबको अगले दिन शुरू होने वाली सभा में शामिल होने के लिए बम्बई बुलाया, जहां उन्होंने सहयोगी व विलियम बेडरबर्न तथा न्यायाधीश जॉर्डन एवं कर्नल फिलिप्स और प्रोफेसर पर्सन आदि के स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। बम्बई सहित देश के कुल विभिन्न प्रांतों के कुल 72 लोग दूसरे दिन 28 दिसंबर 1985 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में आयोजित सभा में शामिल हुए। उनके अलावा ब्रिटिश शासन के 28 अधिकारी भी मौजूद थे, जिनके समक्ष 12 बजे दिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संगठन की स्थापना हुई को ह्यूमन ने अंतिम रूप दिया। ईसाई बन चुके कलकत्ता के प्रसिद्ध सरकारी वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी को उस नवगठित कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया।
जबकि ए ह्यूमन ने खुद को उसका स्वयं भी महासचिव बना रहना स्वीकार किया। अंग्रेजी भाषा पढ़ने लिखने बोलने की निपुणता और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असंदिग्ध निष्ठा उस कांग्रेस की सदस्यता की प्रमुख शर्त थी। दूसरी शर्त ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि जिसके प्रति सदस्यों की मानसिकता अभ्यास हेतु बैठकों सभाओं में ब्रिटिश महारानी और साम्राज्य के दीर्घायु की कामना युक्त जयकारा लगाने का अनिवार्य नियम बनाया गया। इस नियम के प्रति ह्यूमन का कितना आग्रह था, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कांग्रेस को उस स्थापना अधिवेशन के समापन पर ह्यूमन ने उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि वह स्वयं महारानी के जूतियों के फीतों के बराबर की नहीं है, किंतु उनसे एक अपराध हो गया है। वह अधिवेशन के आरंभ में ही उनकी जयकारा करना भूल गए। इसलिए सभी सदस्य प्रायश्चित स्वरूप 3 बार महारानी विक्टोरिया की जय बोले। सारे लोग ऐसा ही बोले, किंतु ह्यूमन इतने ही से नहीं अपराध मुक्त नहीं समझे, इसलिए उन्होंने 3 का गुना कर दिया। 3 गुना अर्थात 9 बार, 9 का 3 बार फिर से गुना कर दिया, यानी कि 27 बार। और 27 बार लोगों से महारानी का जयकारा बुलवाया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देश भर में फैल रहे राष्ट्रीयतापूर्ण जनाक्रोश के विद्रोह जन रूप लेने से पहले ही उस राजनीतिक सुलह समझौते को उलझाकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए निरापद बनाने हेतु स्थापित कांग्रेस दरअसल ब्रिटिश हुक्मरानों की आवश्यकता थी। तभी तो उसकी स्थापना के लिए ह्यूम ने के द्वारा बम्बई बुलाए गए प्रतिनिधियों के स्वागतार्थ 28 ब्रिटिश ऑफिसर तैनात थे। इतना ही नहीं, इसके उसके बाद कांग्रेस के लगातार कई अधिवेशनों के आयोजन में परिवहन से लेकर प्रतिनिधियों के भोजन, सैन्य भ्रमण तथा सारी व्यवस्थाओं में ब्रिटिश सरकार उसे पर्याप्त सहयोग और संरक्षण देती रही। ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों को सरकारी स्टीमरों में बैठाकर अरब सागर की सैर कराई गई और एलिफेंटा की गुफाओं में घूमने के आनंद भी सराबोर किया गया। कलकत्ता में हुए उसके दूसरे अधिवेशन में आए सभी प्रतिनिधियों को भारत के तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डर्फिन की ओर से शानदार महंगे भोज दिए गए। जबकि मद्रास के तीसरे अधिवेशन में के मौके पर सारे प्रतिभागियों को वहां के गवर्नर की ओर से एक सरकारी भवन में गार्डन पार्टी दी गई। बाद में ब्रिटिश शासन विरोधी जनाक्रोश की धार उसी कांग्रेस की अंग्रेज प्रायोजित कारगुजारी के कारण भोदरी हो गई, अर्थात विद्रोहजनक स्थिति की संभावनाएं समाप्त हो गई। जब ब्रिटिश शासकों ने अपनी नीतियों के तहत कांग्रेस को प्रत्यक्ष सहयोग देना बंद कर दिया और फिर बाद में उसका प्रायोजित विरोध करना शुरू कर दिया, ताकि जनता उसी के साथ लामबंद रहे और विद्रोहजनक स्थिति उत्पन्न ही ना हो सके। फिर तो तमाम कांग्रेसी यह प्रचारित करने में जुट गए कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए ईश्वरीय का वरदान है। तत्परंत विद्रोहजनक स्थिति एकदम से दब गई है और फिर कैसे कैसे राजनीतिक होने लगी, यह तो आप परिणति हुई सो आज भी देख रहे हैं कि क्या भारत की जो कांग्रेस है ब्रिटिश इंडिया कंपनी पार्ट 2, उसकी मानसिकता क्या है। उसको सिर्फ अपनी राजनीति करने से मतलब है। आज भी वही कर रही है जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी उस समय में कर रही थी। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें।